मैं ऐसे कर लूँ क्या? जी। नमस्कार, मैं रौनक शिवहरे। इस समय हम अनटोल्ड बस्तर पे एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करेंगे जो सलवा जुडुम के दौर के समय की है। हमारे साथ इस समय मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार जी हैं, जो हमें उस दौर की कहानियों को बताएंगे, कैसे क्या घटना हुई थी और कैसे लोगों को इन्होंने विस्थापन किया, वापस लाया, और जब ये चले गए फिर उनके साथ किस किस तरह की घटनाएं हुई। जी, नमस्ते हिमांशु जी, आपका नमस्ते। अनटोल्ड बस्तर में स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप हमें सलवा जुडुम की उस दौर की बातें बताएं जो उस समय हुई थी और आपने कैसे लोगों को विस्थापित किया। जी, अ, ये वो दौर था जब नई आर्थिक नीतियाँ लागू हो रही थीं और बड़ी कंपनियों के लिए आदिवासी इलाकों में ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा था और उसी सिलसिले में सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कह रहा हूँ, बस्तर के 644 गांवों को सैनिटाइज किया गया था। सैनिटाइज किया था मतलब शुद्धिकरण हो गया था उनका। और शुद्धिकरण का जो अर्थ था वो ये था कि इन गांवों को जलाया गया था, इन गांवों में घरों में आग लगाई गई थी, आदिवासियों को विस्थापित किया गया था। सरकार का दावा था कि हमने इन गांवों से नक्सलियों को भगा दिया है, लेकिन असल में ये हुआ था कि इन गांवों में आदिवासी जो रहते थे उनको विस्थापित किया गया। उसमें से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो कुछ आदिवासियों को ला करके सलवा जुडुम कैंपों में रखा गया, लेकिन मेरे पास जो आरटीआई की जानकारी है उसके मुताबिक 56,000 लोग मैक्सिमम नंबर है जो सलवा जुडुम कैंपों में एक वक्त में थी। उसके बाद वो संख्या कम होती गई जी। लेकिन ये जो 644 गांव थे इनकी आबादी थी 7 लाख। तो 7 लाख में से 56,000 सिर्फ कैंपों में आए, बाकी आदिवासी कहाँ गए? जी। तो बाकी के आदिवासी जो दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिला है, पहले वो दक्षिण बस्तर ही था जी। उस वक्त, तो उसकी जो बॉर्डरिंग स्टेट्स थे उसमें पलायन किया। कुछ उड़ीसा चले गए, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश चले गए, कुछ महाराष्ट्र चले गए और ये लोग आईडीपीज बन गए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। और फिर कुछ लोग जंगलों में भाग गए जी। और बार बार फिर फोर्स जा करके जो जंगल में छिपे हुए लोग थे उन पर हमला करती थी। बार बार कुछ लोगों की हत्याएं, फिर बलात्कार, फिर पकड़ के जेलों में ठूंसना। छत्तीसगढ़ की जेलें निर्दोष आदिवासियों से खचाखच भर गईं, जेलों में सोने की जगह नहीं बची, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये लोग डिस्प्लेस हुए और गांव खाली हुए। सरकार ने भी इन गांवों में जो सरकारी जितनी भी सुविधाएं थी सारी विड्रॉ कर ली। स्कूल बंद कर दिए, आंगनबाड़ी बंद कर दी, राशन दुकानें बंद कर दी, स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी। और मैंने जब पूछा आरटीआई में कि आपने क्यों बंद की, तो उन्होंने कहा कि नक्सली भय से सरकारी कर्मचारी वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो मैंने फिर आरटीआई पूछा, मैं डाल के पूछा कि नक्सलियों ने कितने टीचर्स की हत्या की, कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हत्या की, कितने डॉक्टर्स की हत्या की, तो सरकार का जवाब था किसी की नहीं की। तो मैंने कहा जब नक्सली इन लोगों को मार नहीं रहे हैं तो आप ये बहाना क्यों बना रहे हैं जी। कि नक्सलियों के भय से आपने बंद किया है? असल में योजना ये थी कि आदिवासी को खाने को ना मिले, आदिवासी भाग जाए, जमीनें खाली हो जाए जिससे वो पूंजीपतियों को सौंपी जा सकें। तो हम लोग, नंदिनी सुंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, वो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने वहाँ कहा कि देखिए ये, और उसमें मनीष कुंजाम भी पेटिशनर थे, और भी लोग थे, EF शर्मा थे जो रिटायर्ड IAS थे, ये सब लोग थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो 644 गांव उजाड़े गए हैं इनको दोबारा बसाओ, हर आदिवासी को जिसको उजाड़ा गया है उसको पुनर्वास करो और इन्हें मुआवजा दो, और जिन पुलिस अधिकारियों ने ये गांव जलाए हैं, हत्याएं की हैं, बलात्कार हुए थे महिलाओं के साथ, उन सब के खिलाफ FIR लिखो।
लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालन नहीं किया और ये भी कहा कि जितने भी एसपीओज हैं उनसे हथियार वापस ले लो और एसपीओ ख़त्म करो, इनको हटाओ नौकरी से। तो सरकार ने एसपीओ का नाम बदल के डीआरजी कर दिया, 303 वापस ले ली, AK-47 दे दी और किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं करी, किसी गांव को दोबारा नहीं बसाया। लेकिन हम लोग यहाँ काम कर रहे थे और हम लोगों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे और हमने गांव को दोबारा बसाना शुरू किया। सबसे पहला गांव जो हमने बसाया वो था नेंड्रा, जो सुकमा ज़िले में है। इर्राबोर से अंदर जाते हैं तो वहाँ है। वहाँ हम आदिवासियों को जो आंध्र प्रदेश चले गए थे वहाँ से वापस लेकर आए। कुछ आदिवासी जंगलों में छिपे हुए थे, उनको जंगल से लेके आए और फिर हमने वहाँ गांव में रहना शुरू किया और इन लोगों के झोंपड़ी बनाना, इनकी खेती शुरू करना, संस्था का ट्रैक्टर ले जाके हमने वो सब खेत जोते। फिर कलेक्टर दंतेवाड़ा ने हमें बीज दिया धान का, फिर गांव वालों को वो बीज बांटा गया और खेती बाड़ी शुरू हुई, रहना शुरू हुआ। फिर आसपास के गांव वाले आए, संपर्क किया उन्होंने कि हम भी गांव में बसना चाहते हैं। हमने कहा सब लोग आ जाओ, सब रहो, और हम लोग इन लोगों के साथ उन्हीं गांव में रहने लगे ताकि इनको फिर से सुरक्षा बल और पुलिस उजाड़ ना सके। तो इस तरीके से हमने 40 गांव को दोबारा बसाया। कुछ गांव यहाँ नेंड्रा और आसपास के थे, बाकी फिर बीजापुर ज़िले में बासागुड़ा, लिंगागिरी वगैरह, सरकेगुड़ा वगैरह, ये सारे गांव थे। इन गांव को हमने दोबारा बसाया उस वक्त। और कठिनाई तो बहुत हुई। मुझे याद है जब हमने नेंड्रा गांव को बसाया, उसी रात पुलिस ने जा कर के फिर से एक लड़का चावल लेके आ रहा था, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। और एक बच्चा जो गाय लेकर आ रहा था, अपनी गाय चरा रहा था, उसके पाँव में गोली मार दी। वो 12 साल का बच्चा था, पूजा। और उसके बाद लोगों को डराना धमकाना तो चलता रहा। अंत में फिर 2009 में हमारे कार्यकर्ता को भी जेल में डाल दिया गया, क्योंकि ये जो 650 गांव मैंने बताया उजाड़ दिए गए थे जी, इन लोगों को बाजार नहीं जाने देती थी पुलिस जी, ताकि ये आदिवासी भूख से मर जाएं। तो हम लोग इन लोगों को लेके बाजार आते थे, हमारे कार्यकर्ता साथ में जाते थे कि इनको पुलिस परेशान ना करे। तो बाजार ले जाके इनको चावल खरीदवाना, खाने का सामान खरीद के फिर वापस इनके घरों में लाते थे। तो उस वक्त हमारा एक साथी था, आदिवासी साथी था, उसको भी जेल में डाल दिया और गांव वालों को भी जेल में डाल दिया। और इस तरीके से वो हुआ। बाकी फिर जब हम लिंगागिरी की तरफ रह रहे थे, दोबारा बसाया था हमने, तो उस वक्त भी मेरा एक साथी कोपा कुंजाम, उसको पुलिस ने जेल में डाल दिया। वो 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से हमने उसको फिर जमानत पर रिहा कराया। बाद में वो उस फर्जी मामले में बरी भी हुआ जी। हमारा नेंड्रा वाला कार्यकर्ता भी बाइज्जत बरी हुआ। तो इस तरीके से पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाला। मेरी हत्या की कोशिश की 5 बार, और आखिरी में जब मुझे मारा जाना था, जिस रात 2010 में मैं दंतेवाड़ा छोड़कर निकला, उसके बाद फिर मेरी यहाँ प्रतिबंधित कर दिया मुझे आने से। फिर मैं 2019 में दोबारा आया जब सरकार बदली, और तब से फिर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आप उस समय के बस्तर और आज के बस्तर में आपको क्या परिवर्तन नज़र आता है? आपने अभी और भी जगह का दौरा किया, कई आंदोलन को भी देखे। पहले के आंदोलन और आज के आंदोलन में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? काफ़ी फ़र्क है। एक तो बस्तर में निर्माण काम बहुत हुआ है, सड़कें बन गई हैं, बिल्डिंग्स बहुत बन गई हैं। मुझे पुरानी चीज़ें पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है कि ये पहले जैसा तो नहीं दिख रहा है। जब मैं दंतेवाड़ा आया था तो दंतेवाड़ा में ज़्यादातर दुकानें टीन की थीं, कोई कार नहीं थी, सिर्फ एक जीप थी। मैं और मेरी पत्नी खुद जो 407 गाड़ी होती है उसके पीछे फट्टों पर बैठकर सफ़र करते थे या ट्रक में सफ़र करते थे। टेलीफोन नहीं था। यहाँ काफ़ी
उस तरीके का था। अब तो खैर ये एक बहुत शहर जैसा हो गया है दंतेवाड़ा। इसके अलावा दूसरी जो ख़ास चीज़ है कि इस बीच आदिवासी नौजवान पढ़ लिख गए हैं। लड़के लड़कियां पढ़ लिख गए हैं, उनके पास मोबाइल है, उनके पास सोशल मीडिया की ताकत है। आज वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं, अपनी बात वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं। उनकी उनका जो ये सब आंदोलन है उसका असर पड़ रहा है, राजनीतिक पार्टियों पर उसका दबाव पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन सजग हो गया है कि उनकी कोई भी गलती आदिवासी अब रिकॉर्ड कर लेगा, पकड़ लेगा, वायरल कर देगा। तो एक जागरूकता आदिवासी नौजवान में मैं देख रहा हूँ। उस वक्त भी थी, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अखबार में जितनी बात जा सके सारे आदिवासी अखबारों तक पहुंच भी नहीं पाते थे, पत्रकार भी उतने अंदर तक नहीं जा पाते थे। वो सब बढ़ा है, तो उस तरीके से फर्क आया है यहाँ। अभी जैसे कि सरकार ये कह रही कि हम पैसा कानून को लेकर एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। नहीं, वो क्या? तो पारित कर दिया जी है। जी जी। लेकिन तो उसमें दिक्कत ये है जी कि जो मूल कानून है, केंद्रीय कानून, वो कहता है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना आदिवासियों की जमीन नहीं ली जा सकती। लेकिन जो छत्तीसगढ़ ने कानून बनाया है उसमें कहा है कि ग्राम सभा से सलाह ली जाएगी। जी तो सलाह और अनुमति में बहुत फर्क है। जी सलाह का मतलब यह है कि आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। अगर ग्राम सभा कहे कि हमको ज़मीन नहीं देनी है तो भी आप ज़बरदस्ती ज़मीन ले सकते हैं बिना ग्राम सभा की इजाज़त के। तो आपने इजाज़त हटा दी। तो एक तरीके से जो केंद्रीय कानून ने अधिकार दिया था आदिवासी को, राज्य के इस एक्ट ने वो अधिकार एक तरीके से ख़त्म कर दिया है। जी। तो इसका तो विरोध हो रहा है, व्यापक तौर पर आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे आज की परिस्थितियों में हम अगर किसी की आवाज़ उठाते हैं तो आपको अब किस नए तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, या आप यहाँ पे और भी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जैसे किसी के पास कुछ तरीके से पुलिस की नोटिस आती है, क्या अब नए तरीके से किस तरीके से प्रताड़ित? देखिए, एक तो आप मेरा उदाहरण लीजिए। जी मैंने 519 मामले सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं, जी जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों के हत्याएं, बलात्कार, किडनैपिंग, घर जलाना, घर लूटना, वो सारी चीज़ें हैं। जी और गोमपाड़ वाला मामला जिसमें 16 आदिवासियों की हत्या की गई थी सुरक्षा बलों के द्वारा, बच्चे का हाथ काट दिया गया था, उस मामले में जुलाई महीने में फैसला जो आया उसमें मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। तो आप देख रहे हैं ये एक तरह की प्रताड़ना है कि हमने न्याय मांगा और आपने उल्टा हम ही पर दंड लगा दिया कि आपने न्याय क्यों मांगा। तो ये एक तरह की प्रताड़ना हुई। दूसरा, जो यहाँ के बहुत सारे आदिवासी नौजवान हैं जो आज अपने अधिकार छीने जाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर फर्जी केसेस बनाए जा रहे हैं, यूएपीए लगाया जा रहा है। मड़कमहिड़ में जो यहाँ की आदिवासी महिला नेता हैं वो जेल में हैं, उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया। इसी तरीके से बहुत सारे नौजवान हैं जिनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है। गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन तलवार लटका दी गई है कि अगर तुम लोग ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा मुखर हो करके अपनी बात रखोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, और डाल भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आदिवासी नेतृत्व, युवा नेतृत्व को डरा धमकाकर चुप कराने का एक पूरा तौर तरीका चल रहा है, और ये बहुत दुखद है। देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हथियारों की लड़ाई गलत है, आदिवासियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीतिक रास्ते से अपनी बात रखनी चाहिए, राजनीतिक तरीक़ों से, संवैधानिक तरीक़ों से। और जब आदिवासी अहिंसक सत्याग्रह करते हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो उनके ऊपर फर्जी केस बना दिए जाते हैं, यूएपीए लगा दिया जाता है। तो आखिर आदिवासी अपनी बात
कैसे रखे, अपनी दुख तकलीफ कैसे कहे, किससे कहे? कोर्ट सुन नहीं रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, वो सत्याग्रह करता है तो आप उसके ऊपर यूएपीए लगा देते हैं। तो आखिर आदिवासी क्या करे, कहाँ जाए? उसके लिए तो आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा ना। जी।